एन का पूरा जिस्म झटके खा रहा था। हार्टबीट मुसलसल कम होती जा रही थी। सलार भागता हुआ इसके पास आया और उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामे सफ़ेद पड़ते देखकर इसे लाने लगा। क्या हुआ एन? इसके पीछे डॉक्टर और बुरहान भी दाखिल हुए। एन की हालत देखकर बुरहान को भी झटका लगा। डॉक्टर ने जब एन की बिगड़ती हुई हालत देखी तो इन दोनों को बाहर जाने का कहा, मगर सलार किसी सूरत वहाँ से हिलना तक नहीं चाहता था। बुरहान ही आगे बढ़ा और इसके कांपते हुए वजूद को बमुश्किल घसीटता बाहर ले गया और डॉक्टर अपना काम करने लगे। सलार के हाथ से एन का हाथ छूट चुका था और इसने थाम रखा था। सलार रोते हुए मुसलसल नफ़ी में सर हिला रहा था। रोते रोते वो दीवार से जा लगा और नज़रें सामने बंद दरवाजे पर टिका दी। काफ़ी देर तक डॉक्टर रूम में रहा। बुरहान जल्दी से डॉक्टर के पास आया मगर बोला कुछ नहीं। जब सलार दीवार से टेक लगाए सवालिया नज़रों से डॉक्टर को देख रहा था। आई एम सॉरी, शी इज़ नो मोर। डॉक्टर के ये अल्फाज सलार के कानों में बार बार गूंजने लगे। शी इज़ नो मोर। सलार की आंखों के सामने अंधेरा छाया था और फिर बेजान पुतले की तरह लुढ़कता हुआ वो ज़मीन वो सो चुका था। भाई, ऐसे चलेंगे तो कभी भी अपने टारगेट नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ, तुम्हारी तरह अगर चलेंगे तो फिर क्या जिमी पकड़ेगा नहीं? उफ, चुप करो। टारगेट पर कंसंट्रेट करो भाई। जिच होते हुए सर पर नन्हा हाथ मार के उसे घूरते हुए कहा। इसकी बात पर इसकी आंखों में नमी आ गई। ओ गॉड, अब मम्मा की तरह रोने मत लग जाना। एक्टिंग की दुकान मैं मम्मी को बताऊंगी तुमने ऐसा कहा तो बताओ जाकर तुम बाबा की मम्मा की सारी खबरें देती हो। जैसे ही इसे लगा भाड़ना फूटने लगा है तो हमेशा की तरह बाजा बजाने बैठ गई। क्या हुआ मेरे बेबी को? किचन से बेहाल होकर निकलते हुए रुबाब तेज़ी से महानूर की तरफ भागी आई। मम्मा ये एक्टिंग कर रही है आपकी तरह। तानिया ने जब मम्मा कहा तो रुबाब ने इसकी तरफ भी प्यार से देखा था, मगर जब पूरी बात सुनी तो मुंह खोले से घूरने लगी। हद हो गई भाई, कोई औलाद माँ को ऐसे बोल सकती है? तौबा तौबा तानिया बेटा, ये कैसे कह रही हो? अब मैं आपकी मम्मा हूँ, आप मुझे एक्टिंग बाज कह रही हो? रुबाब ने इसे हल्का सा डांटते हुए कमर पकड़ कर लेताड़ा। नहीं मम्मा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप करेक्शन कर लें। मैंने एक्टिंग बाज नहीं कहा, मैंने कहा मम्मा ये एक्टिंग कर रही है आपकी तरह। तानिया ने माथे पर बल डाले रुबाब की करेक्शन करवाई। उफ, एक तो ये तुम्हारी जिद करके कर देने वाली आदत। रुबाब ने कौफा से सर झटका। इसे तानिया की इस आदत से बुरी तरह चिढ़ती कि और किसी की बात को करेक्ट करती रहती थी। तुम कितना जिद कर देती हो मुझे तीनों में। मीनू को देखो कितनी क्यूट सी है, सिर्फ काम की बात करती है और फिर बस ज़्यादा खामोश रहती है। रुबाब ने मीनू की तारीफ करते हुए कहा। जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मीनू कहीं भी नहीं थी। हैं, ये कहाँ गई मम्मा? तीनों ने रुबाब की पीठ अपने छोटे से हाथ से थपथपाई। हाँ, वो रही आपकी क्यूट सी मीनू, अकेले ही चॉकलेट चोरी करके ठूस रही है। आई मेरे साथ थी पर हमेशा की तरह धोखा दे दिया। तीनों ने मीनू को घूरते हुए कहा, जो इन दोनों को हमेशा की तरह आपस में उलझाकर खुद बड़े मज़े से फ्रिज से चॉकलेट निकाल कर इससे भरपूर इंसाफ कर रही थी। पूरा मुंह इसका चॉकलेट से भर चुका था और हाथ तो लग रहे थे बने ही चॉकलेट से हैं। रुको मीनू, मेरे लिए भी छोड़ना। तीनों भी इसके पीछे लपकी और फिर हर बार की तरह मिनी जंगी अजीम शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे से चॉकलेट छीन रही थी। उफ, क्या खाकर पैदा किया था इन्हें। इसने इन दोनों जुड़वा खूबसूरत बच्चियों की तरफ देखा जो इसे दिलो जान से प्यारी थी। हाय रे मेरी किस्मत है कि इनका बाप कम था। अब ये भी रुबाब धड़ाम से ज़मीन पर बैठते सर पकड़े अपना रोज़ का रोना रो रही थी। रुबाब शाम की चाय बनाकर लॉन्च में दीगर लवाजमात के साथ लाई, जहाँ सब घर वाले बज़ाहिर तो साथ बैठे थे मगर पिछले 5 सालों से एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके थे। साथ बैठते तो थे मगर ख़ास बातचीत नहीं करते थे, बस साथ बैठ कर चाय पीते फिर किसी न किसी काम के बहाने उठ जाते। अब भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही चाय ख़त्म हुई सभी किसी न किसी बहाने से अपने कमरों में चले गए। रुबाब पीछे खड़ी नम आंखों से देखने लगी। दीवार पर नूर की एनलार्ज तस्वीर को देखकर सिसक पड़ी। ये सिर्फ आज ही नहीं हुआ था, पिछले 5 सालों से होता आया था। जब से नूर इस घर से गई थी, नूर मानो सारी खुशियाँ ही साथ ले गई थी। नूर रुबाब की आंख से हर रोज़ की तरह आज भी अजियत भरा कतरा गिरा था और कारपेट में जज्ब होकर गुम हो गया था। सर प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इस गफूर ने किया था। मुझे लालच दी थी, मुझे ढेर सारे पैसे देगा इसलिए लालची हो गया था। माफ़ी दे दे। मुलाजिम ने घुटने टेके, हाथ जुड़े सामने खड़े बेरहम शख्स को देखा, मगर ये जानते हुए भी कि इस शख्स की डिक्शनरी में रहम नाम की जगह तक नहीं। दौर रहम करेगा कैसे? भारी कदम बढ़ाते वो इसके पास आया और नोकदार बूट से इसे पीछे की जानिब बेरहमी से धकेला। जैसे मुलाजिम नीचे गिरा, इसने अपना बूट इसकी शहरक पर मजबूती से जमा कर मसला। मुलाजिम का चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। फिर इसने पीछे जाकर टेबल से कटर उठाया और उस मुलाजिम की हाथों की सारी उंगलियाँ एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता से खींची कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ़ हो। मुलाजिम के मुंह से दर्दनाक चीखें निकलने लगी, मगर सामने खड़ा शख्स मुस्कुरा रहा था, जो पहले तो गुस्से से आग बबूला था
वो अभी से तड़पता हुआ देखकर दिल में सुकून महसूस कर रहा था। एक झटके से इसका सर दीवार से मारते हुए ऐसे उठा कि जैसे बूट के तस्मे बांध कर उठा हो, और फिर हाथ झाड़कर कोट एक अंदाज से झटकता हशाश बिशाश चेहरा लिया वहाँ से चला गया। पीछे खड़ा नादिर इसकी पुश्त को तकता रह गया। वो पहले तो जालिम था ही, मगर 5 सालों में दरिंदा बन चुका था। इन सालों में इसने कोई दिन कोई रात बिना किसी को अजियत और तकलीफ में तड़पता देखकर सोया नहीं था, वरना इसे नींद नहीं आती थी। हालात ने इसे क्या बना दिया था। आज का सलार शुजात कल के सलार शुजात से अक्सर मुख्तलिफ था। जो वैशी कभी भी किसी को बिना सजा दिए नहीं छोड़ता था। सिकंदर मिर्ज़ा जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए, अकबर मिर्ज़ा ने फ़ौरन से सहारा देते हुए अंदर लाए और सोफ़े पर बिठा दिया। दादा जान ने बैठते ही गहरा सांस लिया, जैसे ना जाने कितनी लंबी मुसाफत तय करके आए हों। क्यों जाते हैं आप रोज़ वहाँ? कोई नहीं है वहाँ पे अब। जिस वजूद को हमने सालों पहले दफनाया था, वह कब का मिट्टी में जाके मिट्टी हो चुका है। हमेशा के लिए फिर ख़ुद को क्यों तकलीफ़ देते हैं आप अब्बू जान? अकबर मिर्ज़ा ने निढाल लहजे में सिकंदर मिर्ज़ा से हमेशा की तरह बहस शुरू कर चुके थे, मगर नतीजा सिफर। क्या करूँ फिर मैं? हाँ बताओ क्या करूँ? एक ये कि बिना किसी जुर्म की सज़ा देकर खुद चली गई लंबी नींद लेने, मगर एक ज़िंदा होते हुए भी मुर्दा बना फिर रहा है। वो कब से इसकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने। अब तो लगता है कि सांसें भी गिनी चुनी रह गई हैं मेरे पास। दादा दान थक चुके थे, अब इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं थी। बच्चों के गमों ने इन्हें तोड़ कर रख दिया था, इसलिए फूट फूट कर रोते हुए कांपती आवाज़ में अपना गम बयान कर रहे थे। अकबर मिर्ज़ा इससे आगे क्या कहते, वो भी तो एक ही जैसे गम के मारे थे। बस सर झुकाकर आंसू पीने की कोशिश करने लगे। सलार ने आते साथ ही कान पकड़ लिया। सॉरी सॉरी जन्म, आज थोड़ा सा लेट हो गया, प्लीज़ माफ़ी दे देना। वो क्या है ना कि अब क्या बहाना करूँ, सच तो बता नहीं सकता वरना जूते पड़ने हैं। गाड़ी ख़राब हो गई थी जनाब, अगली बार नई गाड़ी लूँगा। देखो ना, हर बार गाड़ी हमारे बीच फासले ले आती है। सलार साथ साथ बातें भी करता जा रहा था और साथ ही शावर लेकर चेंज भी कर चुका था। अब शर्ट के बटन बिना बंद किए वो बाहर निकला और धड़ाम से बेड पे गिर के बिल्कुल इसके पास लेट गया। कितना सोती हो तुम जन्म यार। थकती नहीं हूँ। सो के प्यार से गाल सहलाया गया। वैसे तुम्हारी नींद का मैं अच्छी तरह फ़ायदा उठा रहा हूँ, मायने ख़ेज़े से कहते हुए सालार ने इसके माथे पर लब रखे। अगर तुम्हें मुझसे बचना है तो जल्दी से आंखें खोलनी होगी, वरना मैं तो किसी भी हाल में नहीं रुकने वाला। सालार ने इसे बाहों में भेजकर अपना मुंह इसकी गर्दन में छुपा दिया। फिर हमेशा की तरह जब्त के बावजूद इसके आंसू इसका कंधा भिगोने लगे, जो मुकाबिल के दिल पर कारी वार कर रहे थे। 5 साल से वो हर दिन इससे ऐसे ही बात करता था जैसे वो इससे सुन रही हो, देख रही हो, मगर कहाँ, वो तो दुनिया से खफा, हर किसी से खफा, आंखें बंद किए हुए पड़ी हुई थी। 5 साल पहले सलार डॉक्टर के मुँह से अदा होने वाले अल्फाज सुनकर बेहोश होकर ज़मीन बोस हो गया था। बुरहान गम से ज़्यादा सा इसकी जानिब लपका और इसे उठाने की कोशिश करने लगा। पानी के छींटे डालने से सालार ने अपनी सूजी आंखें खोली। भाई बुरहान इसके गले लगकर रोड पड़ा। सालार साख नज़रों से दीवार को घूर रहा था। बुरहान को एक झटके से खुद से दूर करते हुए वो रूम की जानिब बढ़ा जहाँ अहन को रखा गया था। आराम से चलता वो अंदर दाखिल हुआ और अहन के सर पर जाकर खड़ा हो गया। चंद मिनट से घूरने के बाद सालार ने इसे अपनी गोद में उठा लिया और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। बुरहान हैरान सा सालार की तमाम हरकत को देख रहा था। सालार प्राइवेट जेट पे इसे पाकिस्तान लेकर आ चुका था, साथ में बुरहान भी था। सारे रास्ते सालार ने मुँह से कुछ नहीं बोला था, बस अहन को बाहों में लिए इसके चेहरे को देख ही जा रहा था। बुरहान ने इसे बुलाने की बार बार कोशिश की, मगर सालार का सख्ता नहीं टूटा। घर पहुंचकर जब सालार ने अहन को सोफे पर लिटाया तो सब घर वालों को तो सांप सूंघ गया था, जैसे हर कोई दंग हालत में खड़ा था। दादा जान, चची जान, देखे ना, अहन को उठी नहीं, कब से सोई हुई है आंखें बंद करके। जानती है कि मुझसे इसकी हालत बर्दाश्त नहीं हो रही, फिर भी कितने मज़े से सोई पड़ी है। सालार मुंह में बड़बड़ाते हुए दीवार से टेक लगाए बैठा अहन को देखे जा रहा था। जहाँ सब घर वाले बुरहान से मुख्तसरन सारा वाक़या सुनने के पास नूर के पास दौड़े आए थे, जहाँ सबसे पहले नूर को उठाने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्या था पता चलने के बाद तो ख्वाब जहाँ में सफ़े मातम बच गई थी। किसी को भी नूर के मरने का यकीन नहीं आ रहा था। सालार वैसे ही चुपचाप बैठा दीवार को घूरे जा रहा था। सब इंतजामात हो चुके थे। नूर को कफन भी पहना दिया गया था। शुमाइला बेगम सबके बंधन खो बैठी थी जब नूर को ले जाने के लिए आए थे। सब घर वाले परेशानी से इनकी तरफ बढ़े और इसी चक्कर में नूर के पास सिवाय सालार के कोई भी नहीं था। सालार लड़ते कदमों से चलता अहन के पास आया और इसे अपने सीने से लगाकर इतनी ज़ोर से भींचा कि नूर की हड्डियाँ टूटने की कगार पर थी। सालार की आंखों के सामने वो तमाम मंजर एक बार फिर लहराने लगे। अभी वो इन मंजाजिर में खोया हुआ था कि अचानक सालार को 1000 वाट का झटका लगा, जैसे इसने एकदम अहन को खुद से अलग करके इसका चेहरा देखा जो कब से साग था। फिर दोबारा अपने साथ सख्ती से भींचा
तो लो सालार की खुश हुई आंखों से आंसू जारी हो गए। मेरी ऐन, मैं जानता था तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जा सकती, अपने सालार को नहीं छोड़ सकती अकेला, कभी भी नहीं। सालार की आंखों से तशक्कुर के आंसू बहे जा रहे थे। सब सालार ने ऐन को पीछा अपने साथों से लगाया, इनका दिल धड़का हो। इसे झटका लगा, मगर फिर जब दोबारा लगाया तो काफ़ी टाइम तक इसकी धड़कनों को महसूस करते हुए इसे अब कोई शक नहीं था कि इसकी ऐन जिंदा है। मगर डॉक्टर ने तो पर जब से पहले सालार ने इसे गले लगाया था तब इसकी धड़कनें एकदम साफ थीं, ठहरी हुई थी, जैसे एक मरे हुए इंसान की होती हैं। जो भी हुआ, इस वक्त सालार के पास वक्त नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए इसने ऐन को बुरहान के साथ मिलकर वहाँ से गायब करवा दिया। बुरहान को भी समझाने के बाद कि कोई तो है जो मैजी के साथ मिला हुआ है, क्योंकि जब वो नकली नर्स इनके पास आई थी तब इन्हें पता चला कि मैजी मुल्क छोड़कर भाग चुकी है। तो फिर वो कौन थी जो मुँह छुपाए वहाँ आई थी? हो सकता है कि वो यहाँ भी मौजूद हो, इसलिए बिना किसी को बताया ऐन जिंदा है इसे वहाँ से हटा दिया था और इसकी जगह सालार ने 2 पंचिंग बैग रख दिए थे। फिर बुरहान ने लेट हो जाने का कहकर फ़ौरन से जनाजा उठाया और फिर लहद में भी इन दोनों ने उतारा था। इस तरह को किसी को शक भी नहीं गुजरा इनकी जगह कुछ और है। यहाँ से फारिग होने के बाद सालार ने अपने अलग इस्लामाबाद वाले घर में ऐनी को लेकर आ गया था और ऐन का खुफिया इलाज शुरू करवा दिया, जिसका सालार और बुरहान के अलावा किसी को भी पता नहीं था। चेकअप करने के और कुछ टेस्ट वगैरह करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ऐन के दिल को मुकाम पर एक ऐसा इंजेक्शन दिया गया था जिससे कुछ देर तक हार्ट धड़कना छोड़ देता है और नॉर्मल इंसान एक मतलब मुर्दा की तरह हो जाता है। और अगर वक्त के रहते दिल पर दबाव ना डाला जाए तो दिल सचमुच मुर्दा हो जाता है और इंसान की मौत यकीनी हो जाती है। यह सुनकर सालार को जहाँ चैन मिला था, अगर ऐन को सख्ती से ना बेचता तो फिर दूसरे ही पल से ख़तरनाक हद तक गुस्सा चढ़ा था कि ऐसा कौन है जिसने ऐन को ऐसा इंजेक्शन लगाया था। तब से अब तक पिछले 5 सालों से ऐन कोमा में थी, जो कि इस इंजेक्शन का ही साइड इफ़ेक्ट था। डॉक्टर के मुताबिक इसका एग्जैक्ट दौरानिया बताना मुश्किल था कि कब तक ऐन कोमा से बाहर निकलेगी। हो सकता है जल्दी होश में आ जाए या फिर सारी ज़िंदगी इससे आगे बोल ही नहीं पाया, क्योंकि सालार ने इसे धक्का दिया था और साथ आवाज़ में से खबरदार किया था ऐसी मनहूस बातें अपने मनहूस मुँह से ना करें। मेरी ऐन जल्द ही ठीक हो जाएगी। वक्त गुजरता गया और ऐन को होश नहीं आया, मगर इतना ज़रूर हुआ था कि ऐन अब सुन सकती और महसूस कर सकती थी, मगर कुछ बोल नहीं सकती थी, हिल नहीं सकती थी। वो रोज़ सालार की बेतुकी बातें, इसके बहाने का इसका झूठना, इसकी मोहब्बत, इसकी फ़िक्र, इसके आंसू को रोज़ महसूस करती थी। दिल ही दिल में इसके हर सवाल का जवाब भी देती थी और इसकी तड़प पे तड़पती थी, मगर कैसी बेबसी थी, इसका कुछ कह नहीं सकती थी। बेबस और लाचार बनी वो सालार की तकलीफ़ को अपने दिल पर महसूस करती रहती। अगर इतने सालों में कुछ अच्छा हुआ था ये कि ऐन अपने अनजान जज्बातों को नाम दे दिया था। इश्क का नाम इसे एहसास हो चुका था। वो सालार से बेपनाह इश्क करती है, बेइंतहा। ऐन को भी अपने ठीक होने की जल्दी थी, फिर जब विल पावर भी हो तो मरीज़ कैसे ना ठीक हो। और यहाँ तो फिर भी मामला इश्क का था। सालार के गिरते आंसू ऐन को तकलीफ़ पहुँचा रहे थे, मगर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। जन्म, बहुत तकलीफ़ में हूँ मैं। देखो ना, बुरहान की भी शादी हो गई, इसके 2 जुड़ियाँ बच्चियाँ भी हैं, बहुत प्यारी हैं एंजल की तरह। मुझे भी ऐसी एंजल चाहिए ऐन, मैं भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। तुम क्यों नहीं उठती तुम? सालार के लब इसके कंधे को छू रहे थे और ऐन के दिल की धड़कनों में इश्ताश पैदा कर रहे थे। ऐन को सालार की गर्म सांसें अपने चेहरे के इंतहा करीब महसूस हुई और फिर सालार के लब अपने लबों पर महसूस हुए। सालार तो अपने में था, मगर सालार की इस जसारत ने ऐन के रगों पैर में बिजली सी भर दी थी। इसका पूरा चेहरा सालार की कुर्बत से लाल अनारी हो चुका था कि जैसे अभी खून बहना शुरू हो जाएगा। सालार ने जब चेहरा थोड़ा ऊंचा करके इसकी तरफ देखा तो सालार चौंक गया। इतने अर्से में पहली बार ऐन ने इसकी जसारत पर कुछ रिएक्शन दिया था, जो कि इसकी कुर्बत पर सुर्ख होना था। इसका मतलब ऐन सब फील कर सकती है, वो मुझे महसूस कर सकती है। सालार को बेपनाह खुशी महसूस हुई थी। इसका मतलब तुम ठीक हो रही हो ऐन, अब मैं जान गया हूँ कि तुम्हें कैसे ठीक करना है। सालार इसकी तरफ देखते हुए दिल ही दिल में कुछ सोचकर प्लान बना चुका था। फिर मुस्कुराते हुए इस पर नज़र टिकाए, फिर से इस पर झुका था और शौक से जसारत कर गया। ऐन जो इसके हटने पर संभले ही नहीं थी कि फिर से इसकी गुस्ताखी करने पर दोबारा से ब्रश करने लगी, जबकि सालार मसरूर से इसे प्यार किया जा रहा था। बस दिन दूर नहीं जब तुम बिल्कुल ठीक होगी। ऐन कब की जागी हुई थी और अपनी गर्दन पर सालार की गहरी सांसों को रेंगता महसूस कर रही थी। सालार इसे अपने इशार में लिए सोया हुआ था। सालार अब उठ जाए, ऑफिस नहीं जाना। नूर ने मन ही में इसे उठाना चाहा, मगर सालार तो जैसे मज़े से इसे पकड़े नींद में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद सालार ने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहली नज़र ऐन पर ही गई। गुड मॉर्निंग जन्म। नींद से खुमारदा आवाज़ में इसके गालों को बोसा देते चाहत से क्या यार, गुड मॉर्निंग ही बोल दो ना। ऐन मुँह पसूर कर इस पर झुकते हुए कहा, गुड मॉर्निंग ऐन की जान। अगर सालार इसकी मन की आवाज़ सुन सकता तो लाजमी ये सुनकर बेहोश हो जाना था इसने।
सलार शावर लेकर ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ही शॉर्ट में निकला निकला सा एन के पास आया और उसके कानों में सरगोशी करने लगा। तो एन जनाब, मैं तो फ्रेश हो गया, क्या ख्याल है तुम्हें भी ना फ्रेश कर दूँ? शरारत से शौक से शरारत की और आंखें इसी पर टिकाई रखी। उफ अल्लाह, नहीं, ये हो क्या गया है सलार को? अब ये भी करेंगे? ज़रा ख्याल नहीं कि मैं कोमा में हूँ, बस अपने ही चौंचलों की पड़ी हुई है। सलार समझ रहा था कि एन इसकी बातों को समझ लेने लगी है, फिर बस किया था। सलार इसे इस हद तक तंग करना शुरू कर दिया कि तंग आकर एन कुछ ना कुछ तो रिएक्शन देगी ही। ऐसा करते हैं, आज शावर नहीं कराते, तुम्हें मौसम थोड़ा बेईमान सा है। शुक्र है नहीं तो आपने ही टेका ले रखा है बेईमान होने का। तो क्या हुआ, मौसम ठीक नहीं? मैं तो ठीक हूँ ना जानम, तो कम से कम कपड़े तो चेंज करवा ही सकता हूँ। हाय नहीं, सलार ने तो कसम खाई है मुझे मारने की, इन्हें हो क्या गया है? सलार बेड से उतरा और वार्डरोब में से एक ब्लैक स्लीवलेस ड्रेस निकाला और बाहर जाकर मुलाजमा को लेकर आया, जो एन के लिए ही खास तौर पर रखी गई थी। फिर एन के पास आया। चलो जन्म, सूट तो मिल गया मुझे, मेरे साथ मैचिंग करता है, ब्लैक कलर का बहुत सूट करेगा तुम पे। सलार ने से उठाते हुए बैठ के ग्राउंड से टेक लगाई और मुलाजमा को चुप करके चेंज करवाने का इशारा करके खुद रूम से बाहर निकल गया। लाइट भी ऑफ नहीं की। कितने बेशरम हो गए हैं, ज़रूर इनके ऑफिस की कोई डैश ही होगी जिसने इन्हें इतना बेशरम बना दिया है। नूरी शर्म और खिफ़्फ़त में इतना गुम थी कि इसे महसूस ही नहीं हुआ कि ये वही मुलाजमा के हाथ हैं जो रोज़ इसे चेंज करवाती है। मुलाजमा अपना काम करके जा चुकी थी। सलार जब अंदर आया तो एन के चेहरे पर छाए शर्म और गुस्से का रंग साफ साफ दे सकता था। तो प्लान सक्सेसफुल रहा जनाब, अब मुझे डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी कि तुम्हें होश की दुनिया में कैसे लाया जाए। फिर एन को सलार का कहका आग ही लगा गया। बेशरम बेहया रुबाब अपनी बेटियों से पार हुई कि अब नए महाज पर खड़ी दांत पीस रही थी। वजह यह थी कि हर रोज़ की तरह बुरहान सोया पड़ा था और इसे कोई होश नहीं था। अभी तक बड़ा मज़े से सो रहा था। बुरहान के कान फाड़ गया जब बरब बुरहान रुबाब के हिलाने पर नहीं उठा तो रुबाब इसके कान में ज़ोर से चिल्लाई। बुरहान हड़बड़ाते हुए उठा और कानों पे हाथ रख लिया। तो उठ क्यों नहीं रहे थे? कितने मज़े से पड़े हो, सो रहे हो? सारा दिन तुम्हारी नवाबजादियों से सर खपाऊँ, बाकी का काम कर कर के आदी हूँ और तुम कोई एहसास ही नहीं। जालिम इंसान, मज़े से खाया पिया और ऐश किया, मेरे सारे काम तो मैं करती हूँ, तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं, नवाबों वाली ज़िंदगी जी रहे हो। खुद तो मज़े से सुबह सो जाते हो, मैं कब अपनी नींद पूरी करूँ? हाँ, रुबाब बोलने पे आई तो बोलती ही चली गई। ब्रेक तो जब लगा जब बुरहान ने इसके बोलते लबों पर अपने लबों का कफल लगाया था। रुबाब, तुम्हारे शर्म के सुर्खी पड़ गई, तुम भी अजीब हो। बीबी शादी से पहले तो कहती थी बुरहान पता नहीं मेरा क्या होगा, तुम तो मुझे गए गुजरे लगते हो, ज़रा भी रोमांटिक नहीं हो। हाय रब्बा, कहाँ फंस गई मैं तो। बुरहान ने रुबाब की तरह ही एक्टिंग के जौहर दिखाए। हाँ, तो मुझे क्या पता था ये सरप्राइज़ बॉम्ब निकलेगा, जो लगता तो एम ही था मगर था बड़ा ख़तरनाक। अब छोड़ भी दो, तुम्हारी नवाबजादियों को नाश्ता भी कराना है, कहा भी था कि गुट्टी मैंने देनी है मगर नहीं। असफर मोटे मानो बिल्ले ने पता नहीं कौन सा बदला निकाला अपनी गुट्टी देकर के अब इसी की तरह सारा दिन शाम रात बस खाती ही रहती हैं। तुम मेरी बेटियों के खाने पर नज़र रखती हो, कैसी माँ हो, शर्म करो। हाँ, मैं जब मेरे हिस्से के सारे काम करने पड़ेंगे ना तो मानूंगी। आखिरी अल्फाज इसने अपने मुंह में रखकर बोले थे, कोई पता नहीं फिर से बेहुदा इंसान शुरू हो जाए। रुबाब इसे बातों में लगाकर इसका हिसार तोड़कर भाग गई थी। पीछे से बुरहान ने छत पर कहका लगाया था। रुबाब की बुरहान के साथ शादी बगैर किसी तगोदोगे कर दी गई। मिशा की भी शादी उम्र से कर दी गई थी, जिससे वो घर में ही रुबाब की तरह ही रह गई थी और इसका एक बेटा भी था, शयान। असफर बेचारे का अभी तक वही हाल था, कोई पूछने वाला नहीं था बेचारे को कि कोई इसकी भी शादी करवा दो। रही बात आसफा बेगम के बच्चों की, तो इन दोनों को बिजनेस पार्टनर के बच्चों से ब्याह दिया गया था और अभी तक आसफा बेगम ने अपनी नाराज़गी ख़त्म नहीं की थी। यहाँ तक कि नूर की मौत की खबर सुनने के बाद भी वो नहीं आई थी। सब कुछ आगे बढ़ गया था, अगर नहीं बढ़ा था नूर का दुख जो इन्हें हर रोज़ इसकी कमी शिद्दत से दिलाता। सलार डॉक्टर से मिलने गया था और नूर को लेकर जो बुनियादी बातें इसे बता दी थी, जिस पर डॉक्टर ने चंद टेस्ट किए और उम्मीद के मुताबिक वो नूर पर काफ़ी पॉजिटिव असर पड़ा था और नूर के जल्द ही सेहतयाब होने की गुड न्यूज़ भी सुनाई थी। सलार को तो मानो खुशी का कोई हाल ही नहीं था। वो जल्द अज जल्द एन के उठने का शिद्दत से मुंतज़िर था। इन 5 सालों में सलार के साथ एक हैरत अंगेज़ और खुशगवार तब्दीली रोनुमा हुई थी कि जो सिवाय सलार की और किसी को भी मालूम नहीं थी। वो थी नमाज का 5 वक्त का पाबंद होना। सलार सख्ती से ख़ुद को नमाज का पाबंद कर चुका था कि कुछ भी हो जाता वो एक भी नमाज कज़ा नहीं होने देता था और शायद अल्लाह को इसकी अदा इतनी भली लगी कि नूर के बाप ने खुशियाँ नवाजी थी जो सलार के लिए मुस्तकबिल में मोहब्बतें निछावर करने वाली थी।
सालार तहखाने की तरफ कदम बढ़ा रहा था। इसका हर कदम इसके सर्द वहशी रूप को जाहिर कर रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर इसे खोलकर अपना कदम अंदर रखा और फिर चुर की आवाज़ के साथ दरवाज़ा फिर से बंद हुआ। सामने ही बोसीदा से कमरे में कोई वजूद हथकड़ियों से बुरी तरह जकड़ा हुआ था। सालार भारी कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ा और ठंडे यख पानी की बाल्टी उठाकर इसके मुंह पर जोर से मारी। सालार सामने लटका वजूद बौखलाकर होश में आया और अपने सामने खड़े सालार को देखा तो मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी। वो वजूद आंखों में खौफ लिए कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं सकता था क्योंकि सालार ने इसे ज़ुबान से महरूम कर दिया था। नेक्स्ट डोज की बारी आ गई है। आर यू रेडी? सालार ने एक बॉक्स में से बहुत सारे बिच्छू निकाले और इसकी तरफ बढ़ा। इतने सारे बिच्छू देखकर मुकाबिल की आंखें फटने को थी। अच्छा लगा था आपको? कोई बात नहीं, अगली बार इससे ज़्यादा लाऊंगा, फिर मज़े से इनके साथ सोना। वादा मसनूई अफसोस से इसके सांसें खुश की। एक एक करके सालार ने इसके चेहरे और गर्दन पर कुछ लगाया और वो सारे बिच्छू रख दिया और वो खड़ा पॉकेट में बायां हाथ डाले मज़े से इसकी चीखें सुन रहा था जो पूरे कमरे में गूंज रही थी और इसके दिल को सुकून दे रही थी। बेतहाशा सुकून, बहुत मज़ा आ रहा था। मगर वो क्या है ना, मेरी ऐन मेरा इंतज़ार कर रही है तो मैं गुनाह का मर्तकब कैसे हो सकता हूँ? बाकी कल मेरी जाने अजाब। सालार कोट एक अदा से झटकते हुए मुड़ा और इसकी चीखों की रौनक में मस्ता तहखाने से निकल गया। ये नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें हो क्या गया है बुरहान? कैसी लड़कियों की तस्वीरें दिखा रहे हो तुम मुझे? अब मैं इतना गया गुजरा हूँ कि किसी भी आरिकारी से शादी कर लूँ। सालार ने ऐसे तासुज़दा लहजे में कहा। नूर तो क्या, बुरहान को भी एक पल के लिए लगा सालार को वाकई में शादी की बहुत आग लगी हुई है। बुरहान हैरानी से मुँह खोले सालार की तरफ देख रहा था। एकदम सालार ने इसकी तरफ मुड़कर देखा। सालार जो खंकियों से ऐन की तरफ देख कर बात कर रहा था, जब बुरहान की तरफ रुख मोड़ा तो एक धमोका इसकी गर्दन पर जड़ा था। मुंह बंद रखो अपना, ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। जी भाई, सालार के सर से हाँ में बुरहान के मुँह से सिर्फ फंसी सी यही आवाज़ निकली। हाँ तो कैसी लड़की चाहिए आपको भाई? अब फिर बता दें, मैं वैसी ही लड़की से आपसे शादी करवाऊँगा। बुरहान भी अब फुल फॉर्म में आ चुका था। खैर, शादी तो मैं खुद ही कर लूँगा, तुम सिर्फ लड़की का इंतज़ाम करो। सालार ने एक ही पल में इसकी अहमियत बता दी जिस पर वो मुँह वसूल कर रह गया। हाँ तो लड़की? सालार अपनी पेट को खुजाते हुए नजरें ऐन पर टिकाए मसरूर शरारती आवाज़ में बोला। नूर जो कब से सालार की लड़की की किरदार सुन रही थी, अपने गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे से जान जल बुन रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था कुछ उठाकर सालार के सर पर ही ना मारे। लड़की का रंग गोरा हो, सफ़ेद, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद, कि जब मैं इसे देखूं तो मेरी आंखें चंदिया जाएं इस रंग की रोशनी में। क्या मैं काली हूँ जो इन्हें सफ़ेद रंग चाहिए? नहीं तो मेरा रंग तो सफ़ेद है, सफ़ेद से भी सफ़ेद है। आंखें सब्ज होनी चाहिए, चमकती हुई, नशे से भरपूर, जो मेरे सर पर चढ़कर मुझे मदहोश कर दे। सालार एक जज्ब के आलम में ऐन को देखता ये सब बोल रहा था। मेरी भी तो सब्ज हैं, इनका नशा तो नहीं चढ़ा इनके सर पे भरे भरे गुलाबी गाल के जिसे खींच खींच कर मैं इन्हें और बड़ा कर दूँ। हाय, गुलाबी गाल मेरे तो नहीं खींचे, हालांकि मेरे भी भरे भरे गुलाबी गाल हैं जो कि अब इस चुड़ैल बनूस से खींचेंगे। सालार इसके सुर्ख चेहरे को देखते अंदाज़ा लगा रहा था कि तीर बिल्कुल निशाने पर बैठा है। सरशार सा और भी बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगा। बुरहान को सालार इशारे से पहले ही रफू चक्कर कर चुका था, जिस पर बुरहान शो मिस करने पर मुँह बनाता हुआ खामोशी से वापस चला गया। और हाँ, होंठ तो भरे भरे अंगूरी सुर्ख होने चाहिए कि जिन्हें मैं दिन रात बेहुदा आवारा मवाली ना हो तो। अल्लाह करे इसके होंठों पर मधुमक्खियाँ हमला कर दें और फिर इन्हें अंगूरी तो क्या टमाटर जितने होंठ मिले जिन्हें ये दिन रात देखकर उपकाइयाँ ही करते रह जाए। हाँ, इसके बाल इसके इतने लंबे नहीं होने चाहिए। मुझे लंबे बाल कुछ खास पसंद नहीं, बस कंधों से नीचे होने चाहिए। हाय, कितने दगाबाज हैं ये। मुझे तो कहते तो तुम्हारे बाल बहुत हसीन हैं, मुझे तो इनसे प्यार हो गया है। अभी क्या है कि एकदम नफरत हो गई है इन्हें। सालार ऐन के बालों को देखते हुए बोला, जो कि कोमा में रहने की वजह से कंधे से ज़रा नीचे तक आ रहे थे। कोमा इंसान से बहुत कुछ छीन लेता है, जैसे ऐन से इसकी सेहत इसके बाल छीन लिए थे। सालार इसकी हालत देख देख कर हड़बड़ कुड़ता रहता था। एकदम सालार की आंखों में नमी सी आ गई। अब वो क्या कहता? ऐन की हालत ने एक बार फिर से गमज़दा कर दिया था। सालार मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सका और दरवाज़ा खोलकर घर से बाहर निकल गया और बेमकसद गाड़ी सड़क पर इधर उधर घुमाते
आंखों से अश्क बहाने लगा। जल्दी से ठीक हो जाओ ना एन प्लीज़। जैसे ही सलार रूम से बाहर निकला, इसी वक्त एन की आंख से कतरा बहाता। अगर सलार देखता तो खुश हो जाता कि एन में मज़ीद रिकवरी हो रही है, मगर वो तो सड़कें नापने में लगा हुआ था। कहाँ से आ रहे हो? बुरहान जैसे ही थकारा कमरे में दाखिल हुआ तो शावर लेकर बालों को तौलिए से सुखाती रुबाब ने इसे देखकर तड़क कर बोली। रुबाब बिना दुपट्टे के निकली निकली सी खड़ी बुरहान की सारी थकन हवा में उड़ा चुकी थी। बुरहान गहरी नज़रों से इसका जायज़ा लेते हुए इसकी तरफ बढ़ रहा था, जो अपनी उंगलियों से बेनियाज इसे अपने करीब आते देखकर घूर रही थी। बुरहान ने इसे करीब आकर एक झटके से अपने बेहद करीब किया और इसके नम खुशबूदार बालों में मुँह छुपाकर इसके कान में सरगोशी की। यहाँ से बुरहान, जो इसके होशरुबा वजूद में गुम था और बेखुदी में क्या बोल गया था इसे खुद भी नहीं पता चला। यहाँ से मतलब कि किसी लड़के के जुल्फ़ों में गुम होकर आ रहा है। क्या कहा? बुरहान, जो इसके गर्दन पर अपने लब रखने ही वाला था, रुबाब का मुक्का पेट पर खाने से एक झटके से पीछे उठा था। मर गया मैं तो बस। हाँ, और नहीं करना, एक्टिंग बंद करें बंदर कहीं के, ये मेरा काम है और मुझ पर सूट करता है। रुबाब ने इसे ड्रामा करते हुए देखकर लताड़ कर रख दिया। शर्म तो तुम में आज भी नहीं है रुबाब कि तुम किससे मुखातिब हो? मेजर बुरहान सिद्दीक मिर्ज़ा से। बुरहान ने कॉलर खड़े करते हुए एक स्टाइल से बोला। हटो परे कहीं के मेजर वेजर हो कि तुम घर की मेजर सिर्फ मैं हूँ। आई समझ आपको मिस्टर बंदर। रुबाब नादीदा कैप सर पर रखकर कमर पर एक हाथ रख के दूसरे से नाक रगड़ते हुए बोली। बुरहान पर बिजलियाँ गिरा गई थी। और तुम? इससे पहले रुबाब कुछ और गौहर अफशानी करती, बुरहान ने अचानक से बाहों में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। बुरहान, क्या पागल हो गए हो तुम? नीचे उतारो मुझे। जान, अब तो आपको हमने अपनी हिरासत में ले लिया है, जब जिससे आप अब तो अपनी रिहाई नामुमकिन है। बुरहान इसे बेड पर आराम से लेटाते हुए बोला। और रिहाई चाहिए तो कुछ रिश्वत देनी होगी बेबी। इसे गाल को नरमी से छूते बुरहान इसे सांस से रोक रहा था। रिश्वत लेना हराम है, लड़ती आवाज़ में रुबाब का मुश्किल बोल पाई, क्योंकि बुरहान की बढ़ती हुई शौक जसारतें इसे झुलसा रही थी। जब तुम मुझ पर हलाल हो तो फिर हर चीज़ हलाल हो जाती है बेबी। बुरहान शिद्दत जज्बात से चूर लहजे में इसके गर्दन पर झुकता बोल रहा था और साथ ही लाइट ऑफ कर दी थी। सलार काफ़ी देर तक सड़कों पर मारा मारा फिरता रहा। आखिरकार थका कर वापसी की राह ली और घर पहुंचकर रैन के पास जाने के बजाय तय खाने की जानिब उठ रहे थे और इसके माथे पर सख्ती के बल नमूदार हो चुके थे। सामने ही आधा ज़मीन पर और आधा हवा में लटका हुआ जख्मों से चूर वजूद इस वक्त बेहोश पड़ा था। सलार ने कल ही इस पर बिच्छू डाले थे, जिनका जहर निकाला हुआ था, मगर जहर ना होने के बावजूद भी ये बिच्छू बहुत ख़तरनाक थे। सलार इसकी हालत पर तंजिया मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और पानी की बाल्टी उठाकर फिर से पानी इसके मुँह पर फेंक दिया। पानी मुँह पर लगते ही हड़बड़ाकर चीखें मारते अपनी आँखें खोली और सामने कुर्सी पर टांग जमाए बैठे इसे देख कर तनसन मुस्कुरा रहा था। ये वो शख्स था जिससे इसने मोहब्बत की थी और इसके लिए सब छोड़ दिया था, जो इसके आगे पीछे फिरते थे, इसके लिए दिन रात तड़पते थे, मगर इस शख्स ने इसे धोखा दिया और किसी और को अपना तन मन धन दीवानगी सौंप दी। और वो थी एन सलार की बीवी, जिसे इसने मारने की हर हद पार कर दी थी, मगर सलार ने इसे फिर भी बचा लिया था। और मेजी, जो यहाँ से भागकर दूसरे मुल्क जा चुकी थी, मगर सलार फिर भी यहाँ पहुँच गया था और 2 साल पहले से अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में अपने इस्लामाबाद वाले घर के तहखाने में ले आया था और हर रोज़ इसे किसी दीमक की तरह खोखला कर रहा था, जो कि जान से मारने से ज़्यादा कहीं तकलीफ दे था और इसके हिसाब पर बुरी तरह मुतासिर हो रहा था। कैसी हो माय डियर दुश्मन साहिबा? यकीनन इंजॉय कर रही होगी। इसकी हंसी पर इसकी आंखों में आंसू आ गए, जो सलार को और भी खुशी दे रहे थे। रो और रो, तुम्हारा रोना मुझे सुकून पहुंचाता है। रो और ज़्यादा दाढ़ी मार मार कर रो, चिल्लाकर। क्या क्या कसूर था मेरा? क्यों मुझसे मोहब्बत का खेल खेला? क्यों? मेजे से बोला भी नहीं जा रहा था, मगर फिर भी अटकते अटकते मुश्किल से वो चंद अल्फाज बोल पाई थी। वरना दिल तो चाह रहा था चिल्लाकर अपना जुर्म पोंछना चाहती थी, मगर तकलीफ से इतना ही बोल पाई। जुर्म था तुम्हारा सुहेल खान और महावीर सुहेल खान की औलाद होना। वो दोनों कातिल हैं, मेरी ख्वाहिशों के कातिल, मेरे बचपन को मसख करने वाले, मेरी ख्वाहिशों के। और सलार की आंखों में नमी आ गई, जिसे वो
महारत से छुपा गया और मेरे बाप के कातिल हैं वो, मेरे बाप के। सालार इसके बाल अपने हाथ में जकड़े चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था। मैजी इसके हाथ की सख्ती अपने बालों पर महसूस कर सकती थी, जिससे इसके कर्ब की झलक नजर आ रही थी। सालार ने फ़ौरन खुद को संभाला, क्योंकि वो किसी और के सामने अपने आंसू बेमोल नहीं करना चाहता था, और मैजी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें यह अजियत ना मिलती अगर तुम मेरी ऐन के साथ वो सब ना करती तो तुम यहाँ ना होती। मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, वरना तो मैं बहुत कुछ सोच रखा था। सालार सिगरेट मुंह में रखता धुआं इस पर छोड़कर कुर्सी पर बैठ गया। क्या सजा तो तुम्हें, सोचने के अंदाज में उंगली सर पर रखी और फिर चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा। बिजली गिराने का बहुत शौक है ना तुम्हें लोगों पर, तो क्यों ना आज तुम पर बिजली गिराई जाए। मैजी इसकी बात सुनकर हवास बाख्ता हो गई। तेजी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैं सालार को कौन रोक सकता था। वो मज़े से इस पर तारे बांधकर वक्फे से झटके देने लगा, कभी तेज़ करता तो कभी आहिस्ता। ऐसा करने से वो बहुत तकलीफ के साथ साथ टॉर्चर भी कर रहा था। मेजी बेबसी की तस्वीर बनी अपनी मौत की दिल में दुआ कर रही थी, जो कि शायद अभी मुमकिन नहीं थी। सालार इसकी हालत पर कह लगाते जा रहा था। सालार ऐन के सीने पर सर रखे गहरी नींद में गुम था। इसके खूबसूरत चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जब भी सालार ऐन के पास होता था तो ऐसे ही वो आसूदगी में रहता था। ऐन बड़े प्यार से उसके चेहरे के एक नक्श को टुकटुकी बांधे देख रही थी। बहुत चाहने लगी हूँ मैं आपको सालार, लेकिन अब क्या आपका प्यार मेरे लिए कम हो गया है जो दूसरी औरत में ढूंढ रहे हैं। मुझे तो आपने कहा था मेरे अलावा कोई भी आपके दिल तक रसाई नहीं पा सकता, तो क्यों किसी और तक अपने तक रसाई दे रहे हैं। ऐन नम आंखों से सालार को तकते हुए दिल में बोल रही थी, क्योंकि अभी सालार पर जाहिर नहीं करना चाहती थी कि वो बिल्कुल होश में आ चुकी हैं। सालार नींद में कसमसाया। शायद ऐन की आंखों की तपिश थी जिसने सालार की नींद में खलल डाला था। सालार ने आंखें खोलकर ऐन को देखा, जो सालार के उठने पर फ़ौरन आंखें मीच गई। इसलिए सालार को लगा कि शायद इसे वहम हुआ था कि ऐन इसे देख रही है। सालार ने नरमी से इसके माथे पर लब रखी और फिर शावर लेने वॉशरूम चला गया। पीछे ऐन ने आंखें खोली थी और उठकर बैठ गई थी। पुरअसरार मुस्कुराते हुए कुछ सोच रही थी। ऐन ने सोच दिया था इसे अब क्या और क्या कैसे करना है। जैसे ही इसे लगा कि सालार अब बाहर आ रहा है, फ़ौरन से आंखें बंद करके लेट गई। सालार जब बाहर निकला तो एक पल के लिए सालार ऐन को देखकर ठटक गया, फिर सर हिलाते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ चला गया, जबकि इसकी नज़रें मुसलसल ऐन की तरफ थीं। सबूत मिल गए हैं मुझे सालार भाई, कब से ढूंढ रहे हैं हम। आखिरकार सारे सबूत मिल ही गए हैं। हमें अब सुहेल खान और इसकी बीवी को कोई नहीं बचा सकता। बुरहान को जैसे ही सारे सबूत मिले, फ़ौरन से पुरजोश सा फ़ोन उठाकर सालार को कॉल मिला दी और एक सांस में सब बता दिया। बुरहान को आज जितनी खुशी होती वो कम थी, क्योंकि कई सालों से वो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, मगर सुहेल खान हर बार चकमा दे जाता और बुरहान हाथ मलता रह जाता। मगर अब वो कामयाब हो गया था। ज़्यादा खुशी से सालार के लिए थी। इसके बाप के कातिल के खिलाफ बुरहान ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। अब वो दोनों नहीं बच पाएंगे और सज़ा हासिल करके ही रहेंगे। सालार ने बेसाख्ता आंखें बंद की थी। क्या क्या ना याद आया था इसे। फ़ोन कॉल बंद किया। सालार चेयर पर सर टिकाए फिर से खुद को अकेला महसूस कर रहा था। नहीं हूँ मैं अकेला, मेरे पास मेरी ऐन है। लबों पर सालार के दिलकश मुस्कुराहट छा गई थी। और फिर सालार था और ऐन थी। सालार अपने ऑफिस में बैठा आंखें बंद की ऐन के ख्यालों में गुम हो चुका था। ऐन आंखें खोले छत को घूरे जा रही थी। अभी भी इसके कानों में सालार की आवाज़ गूंज रही थी, जो बुरहान को लड़की के बारे में खूबियाँ गिनवा रहा था। ऐन झटके से उठी और बेड से अपने कदम ज़मीन पर बिछे नर्म कालीन पर जमाए और धीरे से खड़ी हो गई। अभी कोमा से बाहर आने के बाद ऐन ज़्यादा सही से तरह से नहीं चल सकती थी। इसे चलने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बेहतरी महसूस कर रही थी। ऐन धीरे से चलती वार्डरोब तक आई और नारंगी कलर का सादा सा सूट निकाल कर वॉशरूम चली गई। फिर से हिजाब करके कमरे से बाहर निकल आई और घर में इधर उधर चक्कर लगाने लगी। घर में एक लड़की को घूमते देखकर तमाम मुलाजमाइन हैरान होकर एक दूसरे को देख रहे थे कि यह तो मर चुकी थी, तो अब यहाँ कैसे आ गई। कुछ को तो ऐन का भूत लग रहा था। इन्हें लग रहा था बेगम साहिबा सालार की तकलीफ पर इनकी पुकार पर भूत की शक्ल में वापस आ गई हैं। सारे मुलाजिम डर के मारे ऐन के साथ सामने आते ही भाग गए। ऐन जो मुलाजिम से कुछ पूछने आ रही थी, मगर इसके एकदम खौफजदा होकर भाग जाने पर हैरान हो गई। फिर दूसरे और तीसरे ने भी ऐसा ही किया, तो ऐन को गुस्सा आने लगा। ये क्या बात हुई। कहीं दूसरी बेगम साहिबा की वजह से तो।
सलार आपकी इस बेगम को तो मैं पूछूंगी। गुस्से से वो कांप रही थी। ज़्यादा गुस्सा तो इसे सलार की नई बेगम को आ रहा था। सर झटक कर वो आगे बढ़ गई। गुस्से में से पता ही नहीं चल रहा था वो कहाँ जा रही है। सलार, तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगा तुम मेरे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर लोगे तो क्या मैं पुलिस के हाथ लग जाऊंगा? नाना, अभी तुम बच्चे हो लड़के, मैं इतनी आसानी से खुद को हिरासत में दे दूंगा ये तुम्हारी भूल है। जल्द ही फ़रार हो जाऊंगा मैं। ये पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी। बेचारा सलार, वैसे मुझे दुख महसूस होता है तुम्हारे लिए कि तुम्हारे पास ना तुम्हारा बाप रहा और ना ही माँ। अफसोस सद अफसोस। अब क्या कर सकते हैं, मुकद्दर का खेल इसे ही तो कहते हैं। वैसे तुम्हारा बाप नाहक मारा गया था। मैंने तो इसे कहा था मेरे और तुम्हारी माँ के बीच में से हट जाए, मगर इनमें गैरत जो घूट घूट कर भरी हुई थी, इसे मैंने कहने लगा या तो मुझे ख़त्म करेगा या अपने आप को, मगर अपनी आंखों के सामने अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ नाजायज़ ताल्लुकात नहीं रखने देगा। साला बाज ना आया अपनी जान से हाथ धो बैठा। मगर बताता चलूँ कि आइडिया भी तुम्हारी अपनी माँ का था। मैं तो बस इसे ज़िंदा लाश बनाकर छोड़ना चाहता था, मगर तुम्हारी माँ को ना जाने किस बात का खौफ था कि इसे ख़त्म करना ही पड़ा। खैर, तो मैं तुम्हारी ऐन की यादों के सहारे छोड़कर जा रहा हूँ डियर। अफसोस बहुत हुआ मुझे सुनकर के ऐन बच्ची भी बच नहीं पाई। चलो, कम से कम मेरी बेटी ने अपना बदला तो कमाल का ले लिया। आखिर खून किसका था मैं जानता हूँ तुम्हारे पास है, लेकिन बहुत जल्दी से तुमसे छुड़वा लूँगा। कोई कमी नहीं है मेरे पास पैसों की। अरे मैं तो कई सालों साल बगैर कुछ किए शानदार ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, मगर तुम क्या करोगे? सलार शुजात तुम्हारे पास तो अब ऐन भी नहीं रही, तुम्हारी प्यारी सी वाइफ। हाँ बाय डियर दुश्मन, अगर किस्मत में हुआ तो ज़रूर आमने सामने मिलेंगे। टाटा बाय। सलार कंप्यूटर को काम कर रहा था कि इससे एक मेल मैसूल हुई। जब सालार ने इसे खोला और फिर जैसे जैसे पढ़ना शुरू हो गया, इसका खून खौल गया। गुस्से में इसने ऑफिस की एक एक चीज़ उठा कर तबाह कर दी। अचानक ऐन का ख्याल आते ही सलार ने गाड़ी की कीज़ उठाई और अपनी ऐन के पास चला गया। अब ऐन ही थी जो इसके फिर से हरे हुए ज़ख्मों पर मरहम रख सकती थी। नूर चलते चलते घर के सबसे अलग गोशे में आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था शायद ये कोई तहखाना है। तजस्सुस के मारे नूर आगे बढ़ी और फिर चंद कदम बाद इसे दरवाज़ा नजर आया, जो बाहर से तो बंद था मगर लॉक नहीं किया गया था। शायद सलार ने यही गलती कर दी थी। नूर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। हर तरफ घोर अंधेरा छाया हुआ था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। इसने हाथ से टटोलते टटोलते स्विच बोर्ड ढूंढा और फिर ठक की आवाज़ से पूरे कमरे में रोशनी फैल गई, और जो वजूद सामने इसको नज़र आया वो होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। सामने लटके वजूद को देखकर, जिसके दोनों हाथ रस्सियों से ऊपर छत पर बांधे गए थे, पाँव ज़मीन पर लगी कीलों से बंधे हुए थे। मैजी नूर के मुँह से सरसराती हुई मध्यम आवाज़ निकली। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था जो वो देख रही वो आया हकीकत है या ख्वाब। मैजी की भी इस पर नज़र पड़ी तो कुछ तकलीफ़ और कुछ निदामत से आंसू बहाने लगी। नूर का तो मैजी की हालत देखकर ही सर चकरा गया। आंसू तो जैसे इसकी आंखों से उबल पड़े थे। वो इस वक्त अपने साथ की गई मैजी की ज़्यादती को सरासर फरामोश कर चुकी थी। इसका मतलब सलार मैजी को मेरी हालत की सज़ा दे रहे थे। ये सोच आते ही नूर ने और भी ज़्यादा रोना शुरू कर दिया। मैजी नूर को अपने लिए रोता देखकर शर्मिंदा हुई। जिसको इसने मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, वो लड़की आज इसके लिए आंसू बहा रही थी। नूर मैजी को देखकर रोई जा रही थी। भागकर इसके पास पहुंची और इसके हाथ खोलने लगी। इसे यकीन नहीं आ रहा था सलार ने इसे इस हद तक जुल्म किया था। जल्दी से इसके हाथ खोलकर इसे बड़ी मुश्किल से चेयर पर बिठाया और पानी का गिलास इसके लबों से लगा लिया। मैजी एक ही सांस में सारा पानी घटाघट पी गई। ना जाने कब से प्यासी थी। और दूँ पानी। नूर इसके तेज़ी से पानी पीने पर इससे अटकते हुए पूछने लगी, साथ में रो भी रही थी। मैजी ने इस बात में गर्दन हिलाई और फिर नूर ने इसे एक और गिलास पानी का पिलाया। पानी पीने के बाद मैजी को थोड़ा सुकून नसीब महसूस हुआ। नूर, मुझे ले जाओ यहाँ से। वो मुझे पागल कर देगा। ना मारता है ना बख्शता है। मुझे इससे बचाओ प्लीज़। इतनी बड़ी तो गलती नहीं की थी मैंने कि वो मुझे अजियत पे अजियत दिए जा रहा है। प्लीज़, मैं नूर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ले जाओ। मैजी को जैसे ही थोड़ी हिम्मत मिली वो नूर के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी कि उसे यहाँ से ले जाए। बोलते हुए अचानक मैजी बेहोश हो गई। नूर से देखकर बौखला गई और दौड़ती हुई बाहर आई और 2 गार्ड्स कैमरा वापस आकर
इनकी मदद से मैजिक उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल चली गई और फिर रास्ते में ही घर फ़ोन मिला दिया। इसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करे। बौखलाहट में वो पसीने से भीग चुकी थी। सलाड पर तो इसे बेइंतहा गुस्सा आया हुआ था, इसलिए इसके बारे में तो गलती से भी नहीं सोचना चाहती थी। रिंग जा रही थी। नूर बेचैनी से मुंतज़िर थी, आखिर को इतने सालों बाद जो किसी अपने की आवाज़ सुनने वाली थी। सब लोग इस वक्त शाम की चाय हमेशा की तरह एक साथ तो पी रहे थे, मगर हर कोई अपने ही ख्यालों में गुम था। अब्बूजान, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, सद्दीक मिर्ज़ा अपने चाय का घूंट भर लेते हुए कहा। कहो, क्या कहना है तुम्हें? दादाजान हम तब गोश हुए। मैंने सोचा है क्यों ना कराची में अपने बिज़नेस की एक और ब्रांच खोल ली जाए। मेरे ख्याल से तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कुछ सालों से हमें प्रॉफिट काफ़ी रिसीव हुआ है, और वैसे भी जितना जड़ें फैलें इतना ही हमारे बच्चों के लिए बेहतर होगा। और साथ मैंने ये भी सोचा है इस ब्रांच से हासिल होने वाला आधा प्रॉफिट हम ट्रस्ट वगैरह में और आधा नूर के ख्वाब पर लगाएं। नूर बच्ची चाहती थी कि वो एक स्कूल खोलेगी गरीब बच्चों के लिए, मगर शायद किस्मत को मंजूर ही नहीं था कि वो इसकी बुनियाद अपने हाथों से रख सके। सिद्दीक मिर्ज़ा आंखों में उमड़ आने वाले बेसाख्ता आंसुओं को पीछे धकेलकर गमज़दा लहजे में बोले, आपका क्या ख्याल है अब्बूजान? ठीक है, ख्याल बुरा नहीं है बेटा, बहुत अच्छा है। जानते हो कि नूर स्कूल खोलना चाहती थी, मगर इस मौजू पर बात नहीं हो पा रही थी। अच्छा किया जो तुमने ही आगाज़ कर लिया। ठीक है, तो फिर इस मंसूबे पर जल्द से जल्द अमल किया जाए। दादाजान अपनी प्याली खाली करके टेबल पर रखते हुए बोले, क्योंकि इनकी भी यही ख्वाहिश थी, मगर फिर वही कि नूर के ज़िक्र पर फिर कहीं गमगीन माहौल ना हो जाए। जी अब्बूजान, ज़रूर। सदीक मिर्ज़ा बड़ा होने के नाते बात रख चुके थे और तायद भी मिल गई थी। बाकियों को भी कोई एतराज़ नहीं था, वो भी दिल से इस आइडिया को सराह रहे थे। ठीक है, तो फिर मैं आज ही इससे पहले कि सिद्दीक मिर्ज़ा कुछ कहते, बीच में ही लाउंज पर रखे फ़ोन ने चीखना शुरू कर दिया। मैं देखती हूँ, आप रहने दो तायाजान। इससे पहले कि सिद्दीक मिर्ज़ा उठकर फ़ोन रिसीव करते, रुबाब जो ट्रे में खाली प्यालियाँ उठाकर ले जा रही थी ने रोकती हुई बोली। रुबाब ट्रे टेबल पर रखकर मुड़ी और फ़ोन उठाकर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ यही रूल था, हेलो के बजाय सलाम किया जाए। वैसे तो सब कभी कभी कटौती कर जाते थे, मगर ज़्यादातर सलाम ही किया जाता। अस्सलाम वालेकुम। दूसरी तरफ से जब कोई ना बोला तो रुबाब ने दूसरी बार ज़रा ज़ोर से सलाम किया, क्योंकि इसे गाड़ियों का शोर सुनाई दे रहा था। दूसरी तरफ नूर इतने सालों बाद रुबाब की आवाज़ सुनकर सुन हो गई थी। वो बस इसकी अस्सलाम वालेकुम की गर्दान ही सुन पा रही थी। कौन है? किससे बात करनी है आपको? देखें, जो कोई भी है, अगर आप ना बोले तो मैंने फ़ोन रख देना है। रुबाब ने झंझलाते हुए धमकी दी। फ़ोन ही रख देगी। इसे लग रहा था बुरहान इसे जानबूझकर तंग कर रहा है, क्योंकि अच्छी तरह से जानता था कि इस वक्त वो सबको शाम की चाय सर्व करती है। नहीं, नूर ने जब फ़ोन रखने का सुना तो फ़ौरन से बोली कि मुबाइदा रुबाब फ़ोन रख ही ना दे। कौन बोल रहा है? रुबाब आवाज़ तो पहचान गई थी, मगर फिर जब नूर मर चुकी है तो कैसे फ़ोन कर सकती है, इसलिए अटकते हुए पूछा, कौन? नूर फ़ोन से निकलने वाली है। एक बार फिर से आवाज़ ने रुबाब के 14 तबक रोशन कर दिए थे। नूर ने चंद बातें की थी जो भी था, पर फ़िलहाल इस वक्त को मैजी को ठीक करना था। कॉल कब की ड्रॉप हो चुकी थी, मगर रुबाब के अभी तक फ़ोन कान से लगाए साख्त खड़ी थी। किसका फ़ोन था बेटा? सब खैर तो है? अकबर मिर्ज़ा रुबाब को सख्ते में देखकर परेशानी से आगे बढ़े और कंधे पर हाथ रखकर पूछा, बोलती क्यों नहीं हो बेटा? बताओ ना। सिकंदर मिर्ज़ा ने भी बेकरारी से इफ्तिसार किया और साथ ही दिल में दुआ की, सब खैर हो, मुझ में और सदमा सहने की ज़रा सी भी हिम्मत नहीं है। नूर का फ़ोन था।
क्या सभी को झटका लगा। आखिर रुबाब ने बात ही ऐसे की थी। सब मुँह खोले रुबाब की बात गौर से सुन रहे थे। जो रुबाब ने नूर ने सरसी सा बताया मेजी की हालत और हॉस्पिटल जाने के बारे में। फिर सभी घर की तमाम औरतों समेत हॉस्पिटल की तरफ दौड़े थे। जैसे ही थके हारे सालार ने डोर खोला तो सामने पड़ती नज़र ने इसे शॉक्ड कर दिया। एन एन कहाँ है मेरी एन। कुछ पल तो सालार ऐसे ही उड़े हुए रंग के साथ खड़ा रहा, फिर भागकर बेड के पास आया और फिर पूरा कमरा चेक करने के बाद पागलों की तरह पूरे घर में दौड़े जा रहा था। इसे खदशा था कि कहीं सुहेल खान ने तो नहीं। अगर इसके पीछे तुम हुए ना सुहेल खान, तो इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। इसकी धाड़ की आवाज़ पर कुछ मुलाजिम दौड़ते हुए इसके पास आए। बताओ कहाँ है मेरी एन। सलार ने एक मुलाजिम का गिरबान पकड़कर इसे जोड़ कर रख दिया। साहब वो हमें लगा वो भूत है तो इसलिए। क्या कहा तुमने मेरी एन भूत। सलार ने सब्जी से सर्द आवाज़ में से घूर के पूछा। वो साहब वो बीबी जी किसी जख्मी लड़की को लेकर हॉस्पिटल गई हैं गार्ड्स के साथ। मुलाजिम ने हकलाते हुए इसे सब बताया वो क्या हुआ और एन कहाँ गई है। सलार ने इसे एक झटके से दूर फेंका और गार्ड्स को कॉल करके, जिस पर पहले तो सलार ने इनकी क्लास ली कि इसे क्यों इन्फॉर्म नहीं किया, फिर हॉस्पिटल का नाम पूछकर फ़ोन बंद करके गाड़ी अस्पताल की तरफ लेकर भागा। मैजी को तुम क्यों लेकर गई। एन इसके साथ तुम्हें ज़रूर मिलेगी। इसने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की थी। सलार की एन को। सलार शुजात की खुशियों को छीनना चाहा था। सलार गुस्से से आग में गोला हुए इंतहाई फास्ट स्पीड पर गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा रहा था। सलार को एन की खुद चलकर जाने की इतनी हैरानगी नहीं हुई थी, क्योंकि आज सुबह ही सलार को पता चल गया था कि एन को होश आ चुका है और अब वो सिर्फ एक्टिंग कर रही है। जब एन सलार के वॉशरूम जाने के बाद उठकर बैठी थी तब चादर इसके सीने तक डली हुई थी, मगर जब सलार वॉशरूम से निकला तब जल्दी में चादर बैठने की वजह से पेट तक आ गई थी। वो ठीक नहीं कर सकी थी और यही चीज़ सलार ने खास नोट की थी और दिल से बेइंतहा खुश भी हुआ था कि इसकी एन ठीक हो गई है और ड्रामे कर रही है। सलार ने भी फिर अपने दिमाग में प्लान तैयार कर लिया कि वो एन को आज रात इतना मजबूर कर देगा वो खुद उठकर बैठेगी और फिर वो उसे अपने अंदाज में बौखला कर रख देगा। मगर यहाँ तो एन ने सलार के सारे अरमानों पर ही पानी फेर दिया था। अब सलार का गुस्सा एन की तरफ चला गया था। सब लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो नूर को अपने सामने जिंदा सलामत पाकर तो मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। शुमाइला बेगम तो अपने जिगर के गोशे को बार बार चूम रही थी और अपनी आंखों की प्यास भी बुझा रही थी। बाकी सबका भी यही हाल था, मगर अब वो सब गुस्से में थे क्योंकि रुबाब ने बुरहान को भी फ़ोन करके हॉस्पिटल बुला लिया था और जब बुरहान वहाँ पहुँचा तो असल सूरत हाल का अंदाज़ा होने पर इसने कलमा शहादत पहले से ही पढ़ लिया। तो फिर क्या था, बुरहान साहब अब कटहरे में खड़े इनके तमाम सवालों के जवाब दे रहा था। तमाम कथा सुनने के बाद इन सबका गुस्से से बुरा हाल था। और तो और सलार से तो वो इस तरह की उम्मीद कर सकते थे, मगर तुमसे हमें ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। बुरहान सर झुकाए इन सब की डांट सुन रहा था। सलार कहाँ है, बुलाओ कोई इसे। दादाजान के कहने पर बुरहान ने फ़ोन मिलाया, मगर दूसरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं। ओह, तो तूफ़ान खुद आ रहा है। बुरहान समझ गया कि वो यहीं आ रहा है। यकीनन इसकी एन घर से उठकर कहीं चले जाए और वो ला इल्म रह जाए। ऐसा हो नहीं सकता। या अल्लाह बस खैर हो बस। सलार एक झटके से ब्रेक लगाता गाड़ी से उतरा और रिसेप्शन से पता करता तेज़ तेज़ कदम उठाता सिर्फ चल दिया। नूर तब से बड़ी अकड़ के बैठी हुई थी, मगर सब सलार सामने से आता दिखाई दिया तो इसकी सारी तरारी एक पल में हवा हो गई। सलार सर्द तासुर लिए बिना किसी को देखे दिलेरी से आगे बढ़ रहा था। नूर तो इसके अंदाज देखकर ही डर गई। सलार सीधा एन के पास आया और इसका हाथ पकड़कर झटके से इसे उठाया। चलो घर, ये कहकर सलार इसे लिए आगे बढ़ने लगा कि दादाजान ने इसे आज पहली बार गुस्से से रोका था। सलार ने इनकी खुशीली आवाज़ पर अपने कदम रोके ज़रूर थे, मगर पलटा नहीं था। नूर का हाथ छोड़ो कहने के साथ ही इसके हाथ से दादाजान ने नूर का हाथ अलग किया था। सलार की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरानी आई थी कि जिस शख्स ने इसकी सांसें इसे थमाई थी आज वही इंसान इसे इसकी एन का हाथ छुड़वा रहा था। तुम इसे नहीं लेकर जा सकते। दुख तो दादाजान का भी हुआ था, मगर सलार ने इस बार किया ही ऐसा था क्या वो बिल्कुल चुप नहीं रह सकते थे। तुम जानते हो सलार तुमने क्या किया है। इतना बड़ा झूठ बोला तुमने हम सब कि नूर आगे के अल्फाज वो बोल नहीं पाए थे। जानते हो कितना तड़पा हूँ मैं इसके लिए, मगर तुमने तो हमें तोड़ दिया सलार। बहुत तकलीफ़ दी है तुमने हम सबको। दादाजान गम से चूर थके थके से बोले थे। अबूजान नूर हमारे साथ जाएगी। मैंने तो इसे जी भर कर देखा भी नहीं है। सलार तब से अब तक खामोश खड़ा था, मगर इनकी एन को रोकने वाली बात पर इसने सर्द आंखें इनकी तरफ मोड़ी थी। फिर एन को देखा
तुम रुकना चाहती हो? गुर्राती सरगोशी में सलार ने ऐन के तकरीबन कान में मुंह घुसाकर बोला। ऐन तो इसकी हरकत पर फ़ौरन से पीछे हुई थी और अपना हाथ छुड़वाते हुए बोली थी, हाँ मैं रुकूंगी अम्मी के पास। डरते डरते इसने हिम्मत करके बोल ही दिया, मगर इसे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब सलार एक सेकंड भी रुके बिना कुछ बोले लंबे लंबे ढक भरता वहाँ से चला गया। ऐन की आंख में आंसू झिलमिलाए थे इसे जाते हुए देखकर। नूर बेटा क्या कर रही हो यहाँ खड़े होकर? चलो नीचे, दोनों बच्चियाँ जब से तुम्हें ढूंढ ढूंढ के बेहाल हो गई हैं। नूर खिड़की के पास सामने खड़ी होकर अपने ख्यालों में गुम थी कि शुमाइला बेगम ने इसे प्यार से कहा। नूर को यहाँ 1 महीना हो चुका था, मगर सलार जब से गया था वापस नहीं आया था। बुरहान से पता चला कि वो लंदन चला गया है। ज़रूर इस चुड़ैल के पास ही गए होंगे जिसे दूसरी शादी कर रहे थे। बेसाख्ता ही इसकी आंखों से आंसू बहे जो इसने बेदर्दी से रगड़े और ज़ख्मी मुस्कुराहट सजाए नीचे चली आई, जहाँ सब इसका इंतज़ार कर रहे थे, और ख़ास करके तानिया और महानूर जो इसकी कब जान बन गई थी। वो ही इतनी प्यारी कि दिल करता था बस इनसे बातें ही करती जाए। इन दोनों के बारे में सोचकर ऐन के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कान आई। बुरहान वक्तन फ़वक्तन सलार से कांटेक्ट में था, जिसमें वो सिर्फ सुहेल खान से रिलेटेड बात करता था और किसी बारे में नहीं। लेकिन जब बुरहान ने इसे यह खबर सुनाई कि सुहेल खान और माविश पकड़े गए हैं और इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी गई है, तो इसके बाद से सलार ने इसे राब्ता मुनक़ता कर दिया था। मैसी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। वो दिमागी तौर पर अपसेट हो चुकी थी। दिन यूँ ही गुजरते जा रहे थे, मगर अगर कोई रुका हुआ था तो वो ऐन थे जो सलार की बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। इसे रह रह कर रोना आ रहा था। क्यों इसने रुकने का कहा, मगर फिर दूसरे ही पल डीट बन जाती कि अच्छा ही हुआ, कम से कम मेरे सामने तो अपनी इस सोकल्ड बीवी से रोमांस झाड़ कर मुझे जला तो नहीं पाएंगे ना। दूसरी तरफ सलार अभी तक ऐन पर गुस्से में था। ऊपर से ऐन ने जो हॉस्पिटल में किया था तब तो और ही से आग लगी हुई थी। अब न जाने ये लावा कब और कैसे फटना था। मगर सलार अच्छी तरह सोच चुका था कि इसे क्या करना है। नूर अपने कमरे में खड़ी वार्डरूम में से कपड़े सेलेक्ट कर रही थी। आज तानिया और महानूर की बर्थडे थी, तो रुबाब ने नूर को स्पेशली कहा था कि वो लाजमी अच्छा सा तैयार हो अपनी भांजी प्लस भतीजियों के लिए। ये लो भाई, जल्दी सब रेडी हो जाओ, कब से इसमें मुंह दिए खड़ी हो तुम। रुबाब ने आते ही लताड़ा था, क्योंकि सारी तैयारियां हो चुकी थी। सब नीचे खड़े नूर का इंतज़ार कर रहे थे कि वो आए तो केक कट कर, मगर नूर थी कि वह बेदिली से तैयार होने में लगी हुई थी। रुबाब ने इसे रेड कलर की शिफॉन की साड़ी दी थी और साथ ही मैचिंग ज्वेलरी भी। रुबाब ने इसे हिजाब लेने से मना किया था, मगर नूर फिर भी स्कार्फ लपेटे ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। गीले नम बालों में बहुत जाज़िब नज़र लग रही थी। बाल तो पहले जैसे नहीं थे, मगर फिर भी नूर को ये स्टाइल सूट कर रहा था। नूर तैयार होने के बाद नम गीले बालों का जूड़ा बनाया, स्कार्फ लपेटे जल्दी से बाहर आई, क्योंकि पहले ही इसकी वजह से देर हो चुकी थी। अब वो मज़ीद ताख़ीर नहीं करना चाहती थी। नूर नीचे आई तो सबने इसकी तारीफ़ की और फिर केक कट किया गया। केक कटने के बाद बच्चियाँ तो अपने खेलने में लग गई थी। नूर दादाजान के पास बैठी केक की प्लेट पकड़े से घूरे जा रही थी। एकदम सामने नज़र पड़ने पर इसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सलार ग्रे कलर के 3 पीस सूट में सर संजीदा नज़रों से चलता हुआ इसकी तरफ ही आ रहा था। इसे देखकर नूर एक पल को तो सांस लेना ही भूल गई। इतने दिनों बाद जो दुश्मन है जहाँ को देख रही थी। सलार इसके पास पहुँचता किसी को भी खातिर में लाए बगैर ऐन को एक झटके से उठाकर कंधे पर डाला और तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगा। ऐन इस अचानक पड़ने वाली अफ्ताब पर बौखला ही गई। ऊपर से सलार की सबके सामने इस हरकत से शर्म से गफ्फा उसे लाल कर दिया। सलार आगे बढ़ रहा था कि शुमाइला बेगम सामने आई तो सलार के कदम बमुश्किल रखे थे, वरना शायद ज़बरदस्त तसादुम होता था। अगर आज किसी ने मुझे रोकने की कोशिश की तो फिर मैं वो करूँगा जो आप सबके लिए शायद नहीं, यकीन अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ठंडे धार लहजे में बोलता वो सबको शजदर कर गया था। दादाजान ने सबको हाथ के इशारे से रोक दिया था। सलार ने फिर से अपने कदम आगे बढ़ा लिए थे। बाहर निकलकर ऐन को गुस्से में होने के बावजूद भी सलार ने कीमती मताह की तरह फ्रंट सीट पर बिठाया और गाड़ी को फुल स्पीड पर चलाने लगा। ऐन जुबान पर कफल लगाए सहमी हुई बैठी थी। गाड़ी तो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। नूर डर से कांपे जा रही थी। इसे लग रहा था आज तो वो सलार के गुस्से से नहीं बच पाएगी।
सालार फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा रहा था। इसकी सारी तवज्जो सामने सड़क पर मरकूज थी कि न जाने सड़क पर कौन सा नमूना खड़ा कर दिया गया हो जो अपनी नजरें ही नहीं चपक रहा था। सालार ने एकदम ब्रेक लगाई तो गाड़ी की आवाज़ पर रुकी। एन ने खौफ से आंखें बंद किया और सामने घने जंगल को पाया। वह हैरानी से इर्द गिर्द देख रही थी। एक बार फिर सालार ने इसे अपने कंधे पर उठा लिया और गाड़ी लाक करता जंगल के दूसरी तरफ रोक किया। हाय अल्लाह, कहीं मुझे जानवर की खुराक बनाने तो नहीं लाए। खौफ से एन की आंखें फटने को थी। एन का स्कार्फ अब ढीला पड़ चुका था, अब तो गिर गया था। एन के सारे बाल इसके मुंह पर आ रहे थे। सालार तेज तेज ऐसे चल रहा था जैसे वह अकेला हो, इसके कंधे पर कुछ हो ही ना। सालार जंगल के बीचों बीच बने दरख्त पर बने वुडन हाउस की तरफ आया और इसे कंधे पर ही रखे लकड़ी की सीढ़ियों पर कदम जमाता ऊपर की जन्म बढ़ा और वुडन हाउस में दाखिल होकर इसके कंधे पहले दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद किया और फिर एन को नीचे पीछे गद्दे पर फेंका और खुद भी इसके साथ ही गिरा इसके ऊपर। सालार के इस तरह करने पर एन के मुंह से चीख निकली जिसका गला सालार ने अपने दहकते लबों से घोंटा था। एन जो पहले ही इसके वजन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसके इस तरह करने से इसकी बची कुची सांसें भी रुकने लगी थी। सालार अपने अमल में हर शय से बेगाना अपने दिल की बेचैनी और तड़प को रफा करने में मगन था। वो इसे महसूस करना चाहता था। कब से वो इससे दूर था। पूरे एक माह से इसने इसे नहीं देखा था, महसूस नहीं किया था। अब तो सालार को लगने लगा था अगर वो एन के पास नहीं गया तो मर ही जाएगा। इसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। अजीब सी घुटन थी इसके वजूद में। बिलाखिर खुद से हारते हुए वो दौड़ते हुए एन के पास गया था क्योंकि अब इसे मजीद दूरी इसके लिए सुहाने रूप थी। एन को लगा रहा था कि अब सालार नहीं रुका तो वो मर जाएगी। सालार जब काफ़ी देर तक नहीं हटा तो एन ने अपने छोटे नाजुक हाथों से इसके सीने पर रखे और खुद से दूर करने की नामुमकिन सी कोशिश की जो यकीनन बेकार गई थी, बल्कि वो उल्टा पछताई थी क्योंकि सालार ने इसके दोनों हाथ पकड़कर एक हाथ से टाई निकालकर इसके दोनों हाथ सख्ती से पीछे लकड़ी के पिलर के साथ बांध दिए थे, जबकि इस दौरान सालार एक सेकंड के लिए भी इससे दूर नहीं हुआ था। सालार ने फिर इस पर रहम खाकर अपना चेहरा ऊपर किया तो एन को गौर से देखने लग गया। एन का तनफ्फुस बुरी तरह से बिगड़ चुका था। वो लंबे लंबे सांस ले रही थी। अगर सालार इसको ना बख्शता तो शायद इसकी सांसें वाकई बंद हो जाती। मालूम हुआ कि जब किसी की सांसें रुकें तो कैसा महसूस होता है। सर्द आवाज़ में इसके कान में बोलता हुआ इसके रगों पैर में सनसनी फैला रहा था। तुमने भी मेरे साथ ऐसा ही किया है। जानती हो कितना तड़पा हूँ मैं, कितनी तकलीफ़ हुई मुझे तुमसे दूर करके। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा। तो अब सज़ा तो बनती है न जन्म। कहते साथ ही इसके कान की लौ को दांतों से हल्का सा काटा था। बायां हाथ बढ़ाकर इसकी साड़ी का पल्लू एक झटके में खींचा जिससे नूर को वजूद में चोटियां रेंगती सी महसूस होने लगी। सालार ने इसके कंधे से ब्लाउज को ज़रा सा नीचे सरकाया और अपने लब इस पर रखे थे। सालार एन के मुंह से घुटी घुटी सी सरगोशी से आवाज़ निकली जो सालार ने अपनी भारी हाथ से बीच में ही रोक दी और फिर वो इस पर झुकता चला गया और अपनी शिद्दत और मोहब्बत इसके नाजुक वजूद पर फैलाने लगा। एन बेबस से इसकी शिद्दत और पर पिघली जा रही थी और सालार इसे समेटे अपनी दीवानगी और जुनून की दास्तान रकम कर रहा था। आखिर थक हार कर एन ने खुद को सालार को सपोर्ट कर दिया। जो भी हो वो इसका महरम था, इसका शौहर, इसका मिजाजी खुदा। चांद की रोशनी पूरी आबोताब से चमक रही थी। इस जंगल में छाई खामोशी और हल्की चांद की रोशनी माहौल को फसूख खैज कर गई थी। इस पर सालार की बढ़ती शिद्दतें एन को बौखलाए दे रही थीं। सूरज की रोशनी छन से खिड़की के रास्ते नूर के चेहरे पर पड़ रही थी। नूर ने कुछ फुसलाते हुए आंखें खोली तो वैसे पहले तो समझ नहीं आया वो है कहाँ पर, मगर जब फिर से याद आया रात का एक मंजर इसकी आंखों के सामने चलने लगा तो शर्म से सर झुकाए नूर हल्का सा मुस्काई थी। फिर जल्दी जल्दी से इधर उधर देखते कहीं सालार तो नहीं देख रहा, मगर जब तसल्ली हुई कि वो यहाँ नहीं है तो नूर ने अपने सर पर चिप लगाती उठ बैठी। अपने वजूद पर नज़र पड़ी तो सालार की ग्रे शर्ट ने इसको छुपा रखा था। एक बार फिर से नूर का चेहरा सुर्ख हुआ। सामने ही सोफे पर इसका ड्रेस रखा हुआ था और इसके सामने पड़ी लकड़ी की टेबल पर नाश्ता भी मौजूद था। नूर ने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो एक ओपन रूम, किचन और लॉन्च में वुडन हाउस था। कोने में एक दरवाज़ा था, शायद वाशरूम था। वो पूरा हाउस माहौल के लिहाज से डेकोरेट किया गया था। मतलब कि सालार ने पहले ही सारी प्लानिंग कर रखी थी और इतना अच्छा इंतज़ाम किया था। नूर झिझकते हुए उठी और फिर ड्रेस उठाकर वाशरूम फ्रेश होने चली गई।
सलार नीचे उतरकर काला ट्राउज़र पहने बगैर बनियान शर्ट के साथ एक्सरसाइज कर रहा था। सलार ऐन को सबसे दूर यहाँ लेकर आया था जहाँ इन दोनों के अलावा और कोई भी ना था। सलार को ऐन पर जितना गुस्सा था वो सारा का सारा कल रात ही उतर गया था जब ऐन ने खुद सुपुर्दगी दी थी। नूर चेंज करने के बाद छोटे गोल शीशे के सामने आकर बाल बनाने लगी जो दीवार के साथ लटका हुआ था। बाल बनाकर नूर ने कपड़ों का जायज़ा लिया। हल्के येलो कलर का ड्रेस था, दुपट्टे के हिजाब भी नहीं था साथ। नूर ने झिझकते हुए डोर खोलकर नीचे उतरी और फिर सामने सलार को बिना शर्ट के देखकर लड़खड़ा गई और अपना रुख हिस्से मोड़ लिया। सलार ने इसे देख लिया था और इसके अंदाज पर कहका लगाता इसके पास आया और कमर से पकड़कर अपने हिसार में लेकर मुँह इसके नम बालों खुले बालों में छुपा लिया। नूर ने निकलने की कोशिश की मगर भला सलार ऐसा करने दे सकता था क्या, बल्कि इससे तो और भी गिरफ्त सख्त कर दी। अपने लब इसकी गर्दन पर रख दिए। ऐन इसकी बढ़ती गुस्ताखियों पर कांपने लग पड़ी। जब वो सलार को अलग नहीं कर पाई तो रोने लगी। इसे रह रहकर वो गुस्सा सर चढ़ रहा था सलार पर। एक तो वो अपनी दूसरी बीवी के साथ हनीमून मनाने के बाद जब दिल पूरा भर लिया तो अब इसके पास आ गया ठरकी कहीं के। सलार को जब इसके चेहरे पर नमी महसूस हुई तो फ़ौरन से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा। ऐन जानम क्या हुआ, ठीक तो हो? सलार की बेचैनी से पूछने पर ऐन को तो मानो तब ही चढ़ गई। पागल हो गई हूँ मैं? सलार जो उंगलियों की पूरों से इसके आंसू साफ कर रहा था ऐन के एकदम चीख कर हाथ झटकते हुए सुना तो वो हैरान ही तो हो गया था। क्या कह रही हो तुम? सलार नासब्जी से इसे देख रहा था जो अब मुंह हाथों में छुपाए रो रही थी। पहले अपना ये रोना बंद करो तुम फ़ौरन। ऐन ने जब रोना बंद ना किया तो सलार ने झिंझलाते हुए बोला, इसे इसका रोना तकलीफ़ दे रहा था, क्यों बंद करूँ? और आप होते कौन हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाले? हाँ, समझते क्या हैं ख़ुद को आप? एक तो कमज़ोर लड़की को अपने ही घर में कैद करके इस पर जुल्मों सितम की इंतहा कर दी कि वो दिमागी तवाज़ुन खोने के कदार पर आ गई। मुझसे तो इसकी हालत ही नहीं देखे जा रही थी। बेचारी कितनी तकलीफ़ में थी वो। क्यों किया आपने ऐसा? कैसे जुल्म कर लिया आपने एक लड़की पर? मर्द हैं, ताकतवर हैं तो क्या अपनी मर्दानगी इस तरह दिखाएंगे? किसी मासूम लड़की को मार पीट कर इससे बिजली के झटके देकर इतने जालिम हैं आप? इतने कि एक लड़की के साथ इससे आगे हिचकी जैसी बंदी का कुछ बोल ही नहीं पाई। सलार इसकी बातों पर पुरसुकून सा खामोश सुन रहा था। जब ऐन रुकी तो एक झटके से अपनी तरफ खींचा और सख्ती से इस हद तक बीचा कि ऐन को लगा इसकी पस्तियाँ भी टूटी। था अभी सलार सर्द संजीदा नज़रों से इसे देख रहा था। इसकी आंखें जैसे इसकी आंखों में गड़ गई थी। सलार झुका और इसके लबों पर सख्त तरीन गुस्ताखी की कि इसके होठों से खून की बूंद निकल आई। दर्द की एक लहर थी जो इसके होठों से होती जिस्म में उतर गई। वो बेयकीनी से सलार को देख रही थी जो इसे ही देख रहा था। ये तुम्हारी सज़ा थी इस गलती की जो तुमने इस मेज़ी को आज़ाद करवाया, और वो भी अपने हाथों से, और ख़ुद ही इसे हॉस्पिटल भी लेकर गई। इसकी उंगलियां ऐन को अपनी कमर में धंसती हुई महसूस हो रही थीं। ऐन के अंदर अचानक डर आ गया था, सलार का डर। सलार बिना इसकी कैफियत जाने अपनी ही बोले जा रहा था। इस लड़की ने मेरी जान लेने की कोशिश की थी। इसको थप्पड़ मारे थे जो मेरी रगोजा में बसती है। मेरी इज्जत पे वार किया था। इसने कैसे छोड़ देता मैं इसे? सलार की बोलते हुए आखिर में आवाज़ नम हो गई थी। सलार इसे खुद से लगाए आप इसकी आंखों से आंसू बहाता। कैसे तुम मुझ पर किसी और को फौकियत दी? कैसे छोड़ दिया तुमने मुझे? ऐन कैसे जानती हो कितना यकीन था मुझे कि तुम मुझे चुनोगी, मेरे साथ चलोगी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने मुझे छोड़कर अपने घर वालों को चुना है। इतना भी ना सोचा कि तुम तो पिछली सारी ज़िंदगी इनके साथ ही गुजार कर आई हो, पर मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। कोई नहीं, ना माँ ना बाप। फिर पता चला कि जिसे माँ समझ रहा था वो तो थी ही नहीं मेरी माँ। मेरी माँ तो मुझे जन्म देकर चली गई थी मुझे छोड़कर, और जो थी वो सौतेली थी, मेरे बाप की दूसरी बीवी। सलार ने आज अपने दिल में दबा एक और राज बता दिया। ऐन इस इंकशाफ पर शजदर खड़ी रह गई। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया ऐन? आपने भी तो छोड़ दिया था मुझे और दूसरी शादी करने लगे थे। मैंने तो खुद सुना था अपने कानों से, आप बुरहान भाई से कह रहे थे। ऐन भी इसके साथ लगे लगे हाथ शिकवा भी कर दिया, जो इसकी सबसे बड़ी और मेन वजह था। उपजन्म वो तो सब नाटक था, तुम्हें सुनाने के लिए किया था ताकि तुम कुछ रिएक्ट करो। तुम इस बात को पकड़ कर बैठी हुई हो। इधर देखो मेरी तरफ तुम। सलार ये सुनकर हैरान रह गया। तो गोया ये वजह थी जो ऐन ऐसे बिहेव कर रही थी इसके साथ।
सलार इसका चेहरा ऊपर उठा गया, मगर अपने गुस्से का निशान इसके लबों पर देखा तो खुद पे बेइंतहा गुस्सा आया। ये इसने क्या किया था? फ़ौरन झुक कर इसके लबों पर प्यार करने लगा। पागलों की तरह इसे प्यार किया जा रहा था, जैसे वो इसके ज़ख्म पर मरहम लगा रहा हो। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं कैसे कर दिया मैंने ये। सालार इसे छोड़कर अपने सर के बाल नोच रहा था। एन को वो कोई पागल लग रहा था। मैं अचानक सलार आगे बढ़ा और लकड़ी का नोकदार टुकड़ा उठाकर अपने होंठ में घोंप दिया। वो देखते ही देखते खून की फवार उबल पड़ी थी। एन फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। ये क्या किया आपने? पागल हो गए हैं आप? हिम्मत कैसे हुई आपकी ऐसा करने की? कोई हक नहीं आपको खुद को नुकसान पहुंचाने का। हिम्मत भी कैसे कि आप मेरे हैं। सिर्फ मेरे आपके वजूद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। आप खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आप नहीं, मैं हूँ। मैं, समझे? आइए, आपको आइंदा ऐसा किया ना तो मैं खुद को ऐसे ही नुकसान पहुंचाऊंगी, समझे? या फिर लगाऊँ एक थप्पड़। एन ने रोते हुए बेध्यानी में क्या बोले जा रही थी इसे पता ही ना चला। वो ढके छुपे लफ्ज़ों में इतराफ़ मोहब्बत कर चुकी थी। सलार तो दंग खड़ा बेयकीन चेहरा न लिए नम आंखों से एन को देख रहा था। जो इसने कहा था क्या वो सब सच हुआ या फिर वो ख्वाब देख रहा था? चले भी अब कहाँ खो गए हैं, चले मरहम लगाऊँ मैं इस पर। एन अपनी आवाज़ से इसे यकीन सौंपती से अपने साथ घसीटती सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर लाई थी और गद्दे पर बिठाकर फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढने लगी। सालार के साथ बैठकर इसने रुई पायोडीन में डुबोई और सालार के निचले होठ के कोने पर रखकर पहले इसे अच्छी तरह से खून साफ किया और फिर ऑइंटमेंट लगा दी। सलार खुद को मुकम्मल इसके रहमो करम पर ढीला छोड़ता इसके हर हुक्म पर सरखम कर रहा था। तुम्हें भी मरहम लगा दूं? एन चीज़ें वापस फर्स्ट एड बॉक्स में रख रही थी जब सलार ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, वो तो आपने लगा दिया। एन ने इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ी हल्की आवाज़ में कहा था। सलार इसकी रोने की वजह से सब सुर्ख आंखों में खुद को डूबता हुआ महसूस कर रहा था। कितने ही पल एक दूसरे को देखने के बाद अचानक एन ने अपना चेहरा सलार के करीब किया और आंखें मूंद कर इसकी चोट पर अपने कपकपाते नाजुक लब रख दिए। सलार तो हैरत में डूबा हुआ इसके लिप्स को महसूस कर रहा था। अब बचा ही क्या था जो इसे ये बता सके कि एन इससे मोहब्बत करती है। ये ख्याल ही खुशकन था कि इसकी मोहब्बत, इसका इश्क इससे बेपनाह मोहब्बत करता है, वरना कहाँ वो डरपोक नाजुक सी शर्मीली एन और ये सलार की तो मानो आज सबसे बड़ी मुराद बर आई थी। इसे और क्या चाहिए था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। एन के आगे दुनिया की हर शय सलार के लिए हेश थी। दोनों एक दूसरे में गुम एक दूसरे के लिम्स को महसूस कर रहे थे। दिल की धड़कनें भी आज रक्स कर रही थी। हर चीज़ जैसे आज इनके साथ खुशी से नाच रही थी। ये सर्द हवाएं, परिंदों के गीत इनकी खुशी में खुशी से झूम झूम रहे थे। 2 साल बाद सब लोग खुशगपियों में मसरूफ़ थे। हर कोई आज तकरीब के लिए ख़ास तौर पर तैयार होकर आया था। सलार वाइट एंड ब्लैक सूट में सूटेड बूटेड डैशिंग लग रहा था और ऊपर से इसके चेहरे की चमक और लबों पर छाई दिलकश मुस्कुराहट इसकी वजाहत से भरपूर वजूद को 4 चांद लगा रही थी। इतने में बजता म्यूज़िक एकदम बंद हुआ और सामने सीढ़ियों से एन उतरती हुई आ रही थी। ब्लैक कलर के फ्रॉक और ब्लैक ही चूड़ीदार पजामा, हमरंग हिजाब पहने सहज सहज कर कदम रखती स्पॉटलाइट की रोशनी में उतर रही थी। सिवाय घर वालों के बाहर का कोई भी मर्द नहीं था। औरतें ज़रूर मौजूद थी। एन बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। सलार एकटक सा इसे गहरी चाहत भरी नज़रों से देख रहा था। सलार की नज़रों की तपिश एन बाखूबी अपने ऊपर शिद्दत से महसूस कर रही थी और वो पिघली जा रही थी। सलार ने आखिरी सीढ़ी पर एन के पास पहुंचने पर इसको हाथ थाम कर उतारा और फिर दरमियान में लाकर खड़ा किया और बायां हाथ इसे कमर के गिर्द फैलाया। एन ने शर्माते हुए इसे आंखें दिखाई कि बाकियों का ही ख्याल कर लो कुछ, मगर सलार को कहाँ फ़र्क पड़ने वाला था। मज़े से मुस्कुराते हुए इसे आंख मारी और इसे और भी अपने करीब किया। नूर सटपटाते हुए आसपास देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर तसल्ली होने पर इसकी तरफ देखना ही छोड़ दिया। कहाँ बास आने वाला है ये, तुम एहतियात कर लो थोड़ी। अरे भाई, अपनी बच्ची के बगैर ही केक कट कर लो कि क्या आप दोनों रुबाब केक पर नज़रें रखे अपने भारी वजूद को छुपाए मज़े से बोली। अल्लाह ताला बुरहान को एक और खुशी से नवाजने वाला था। हाँ भाई, कहाँ है हमारी जन्म की जान? सलार फिर से शरारत करते हुए बोला तो सबने बेसाख्ता कह के लगाए थे, ये रही हमारी सबकी जान हुरुलैन। एन की गोद में हुरुलैन को शुमाइला बेगम ने पकड़ाते हुए प्यार से कहा। दोनों ने इसे पकड़कर मुस्कुराते हुए ज़िंदगी से भरपूर मुकम्मल मंजर के साथ केक काटा। आज इनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी जो सलार ने बड़ी धूमधाम से मनाई थी। कैमरे ने इन तीनों की यादगार फ़ोटो खींची थी और बहुत जल्द सो भी गई थी। और रुबाब इसे और अपनी दोनों बेटियों को लिए घर के लिए निकल पड़ी थी। चूँकि आज इनकी एनिवर्सरी थी तो वह इन दोनों को कुछ टाइम अकेले में बिताने के लिए छोड़ गई थी। बाकी सब भी जा चुके थे। नूर चेंज करने गई थी। सलार ने इससे कहा था,
सलार नीचे लाउंज में खड़ा इसका इंतज़ार कर रहा था जब एन शर्मशे सुर्ख इसके पीछे आई और सलार इसे देखते ही मबहूत रह गया। तेज़ मुंगिया रंग के स्लीवलेस घुटनों तक आधी ड्रेस में वो बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। सलार ने इसके आगे हाथ बढ़ाया जिसको एन ने बिना देर किए अपने हाथ से इसे साम दिया। सलार इसे लिए कारपेट पे बिल्कुल दरमियान में आया और फिर मधुर सा म्यूज़िक बजने लगा। सलार और एन एक दूसरे में खोए डांस करने लगे। आंखों के सामने हर वो मंजर घूमने लगा जो इन दोनों की ज़िंदगी में खुशी और गम की वजह बने थे। दोनों अब अपनी ज़िंदगी में मुतमईन थे, खुश और शादा फरमा थे। अब कोई भी गम का बादल इन पर नहीं आने वाला था। अगर आया भी तो दोनों ने मिलकर इसका सामना करना था। सलार ने एन को अपनी बाहों में भरकर उठाया और उन मंजिल की जानिब बढ़ गया जहाँ खुशियाँ